तो नमस्कार बच्चों, हम आज मिले हैं और आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो वास्तव में प्राणी विज्ञान माने जंतु विज्ञान का पहला चैप्टर है। वो है आपका प्राणी जगत। क्या है? प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। अब ये जो एनिमल किंगडम है इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल नीट में इसमें 3 से 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और यही नहीं, ये चैप्टर जूलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है और इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी है। मतलब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे ना, जो उन सब में भी इनका रेफरेंस संदर्भ लिया जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्राणी जगत। ठीक है। और ध्यान रखना, इस चैप्टर में जो आपका आज आपको जो डीएसए मिलेगी, जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, कल की क्लास में सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये है, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्राणी जगत माने एनिमल किंगडम। तो इस एनिमल किंगडम में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्राणी जगत का परिचय, इंट्रोडक्शन। जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में क्या क्या होता है, वर्गीकरण के विभिन्न आधार, संगठन के स्तर, सम्मिति, द्विकोरिक एवं त्रिकोरिकी संगठन, प्रगुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु और सामान्य लक्षणों पर आधारित जंतु जगत का विस्तृत वर्णन। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले प्राणी जगत का परिचय। आपको पता है इस जगत के सभी सदस्य, इस जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय व यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, जो एक कोशिकीय सदस्य थे ना पहले प्राणी जगत में, अब उनको प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। ये बात आपको अच्छे से पता है। किस में रख दिया गया है? प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ में। तो ये बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये भोजन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे भोजन? जल्दी बोलिए। इनका भोजन होता है मुख से, मतलब मुंह से खाना अंदर जाता है। तो पोषण विधि जो होती है, पोषण विधि, परपोषी, परपोषी तो है क्योंकि खुद से भोजन नहीं बना सकते। ठीक है। हीटरोट्रॉपिक, खुद से भोजन तो बना नहीं सकते हैं, हीटरोट्रॉपिक विधि है। ठीक है। और उसमें भी कौन सी है? जंतु सम माने होलोजोइक। और जंतु सम में भी कौन सी? जंतु सम का मतलब क्या है? मुख द्वारा निगलकर। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जंतु परजीवी भी होते हैं, जैसे जोक होती है, चिपक जाती है और खून चूसती है। परजीवी भी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर फीताकृमि वगैरह, फ्लैटवर्म्स रहते हैं, टीनिया सोलियम वगैरह, तो वो परजीवी होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो जंतुसम माने होलोजोइक होते हैं। ठीक है। अब इनके अंदर संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या क्या होता है? पौधों में क्या होता था? स्टार्च। इनमें क्या होता है? संग्रहित भोज्य पदार्थ। बोले ये क्या है? ये है ग्लाइकोजन और वसा। वसा माने फैट्स। ये इसके संग्रहित भोज्य पदार्थ हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
क्या इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति होती है अनुपस्थित। कोशिका भित्ति वैसे भी किसका लक्षण था? पादप जगत का। इसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। अब पौधों में जो वृद्धि होती है बेटा, वो जीवन पर्यंत होती है। जब तक पौधे जिंदा रहते हैं उनमें वृद्धि होती रहती है। लेकिन जंतुओं में, प्राणियों में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं निश्चित या सीमित वृद्धि। निश्चित या सीमित वृद्धि माने डेफिनेट या डिटरमिनेट ग्रोथ। इसका मतलब है एक निश्चित काल, एक निश्चित समय तक होने वाली वृद्धि। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीमित वृद्धि। पौधों में क्या होगी? असीमित या अनिश्चित, लेकिन प्राणियों में निश्चित या सीमित। अब यह है प्राणी जगत। इसमें विस्थापन होता है, मतलब एक तो होती है गति, मूवमेंट। जैसे मैं पौधा हूं, मैं ऐसे हिल रहा हूं हवा से, इसको गति कहते हैं। लेकिन मैं जंतु हूं, प्राणी हूं, मैं अपनी जगह छोड़कर हिल सकता हूं, इसको हम कहते हैं विस्थापन। तो इनमें क्या विस्थापन होता है? विस्थापन उपस्थित। इसके अपवाद क्या है? निम्न जंतु, लोअर एनिमल्स, जैसे स्पंज। पॉरीफेरा के जो सदस्य होते हैं ना, जिनको आप स्पॉन्जेस बोलते हैं, वो एक ही जगह, वो स्थायी होते हैं, स्थिर होते हैं। अब इनमें जो जनन की विधि होती है वो प्रायः लैंगिक जनन पाया जाता है। जनन प्रायः लैंगिक जनन। परंतु कुछ लोअर, कुछ निम्न प्राणी जो होते हैं, निम्न जंतु जो होते हैं, उसमें अलैंगिक या कायिक जनन भी हो सकता है। अपवाद, निम्न जंतुओं में कायिक या अलैंगिक जनन हो सकता है। जैसे आपको पता है ये जो टेप वर्म होता है, फीता कृमि है ना, और हाइड्रा जो होता है उसमें मुकुलन होता है, ठीक है। तो इसकी कुछ विधियां क्या हैं? मुकुलन, खंडन आदि। ये सब बातें आपको पता हैं, लेकिन एक जगह पर इनका होना और याद रखना बहुत अच्छा है। अब तंत्रिका तंत्र और ये न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन तंत्र जो है, ये उच्च, जैसे जैसे हम ऊपर उच्च जंतुओं में बढ़ेंगे वहां पर बहुत अच्छे से विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र व एंडोक्राइन तंत्र उच्च जंतुओं में पूर्ण विकसित होता है। तो ये है प्राणी जगत का प्रारंभिक परिचय।
ठीक है, ये आपको मैंने परिचय बता दिया है। कोई डाउट्स नहीं पूछ रहा है सॉरी, ये परिचय आपका आ गया है। लेकिन अब अगर हम पूरे जंतु जगत की बात करें तो अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा जंतुओं का वर्गीकरण किया जा चुका है। स्टार बनाकर लिख रहा हूं, अब तक 10 लाख से भी अधिक जंतुओं का वर्गीकरण किया जा चुका है ना। जिनमें से 90% कीट हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है हमारी पृथ्वी पर? कीटों की। कीड़ों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बच्चों मुझे जवाब दो, आप नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते हो? नोट्स बनाना जरूरी है। देखो सारे पॉइंट्स आपको एक साथ लिखे हुए मिल जा रहे हैं। अब प्राणी जगत के जनक कौन हैं? प्राणी जगत के जनक माने फादर ऑफ जूलॉजी, ये हैं अरस्तु, माने एरिस्टोटल। और अरस्तु ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया माने इतिहास और एनिमेलियम माने जंतु। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इनकी पुस्तक का नाम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये याद रखना। जबकि जो पादप जगत के, जो वनस्पति जगत के जनक थे वो थियोफ्रेस्टस थे, उन्होंने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो ये किताब का नाम है। और ये जो अरस्तु हैं इनको प्राचीन जंतु वर्गीकरण के जनक भी कहते हैं। प्राचीन जंतु जगत के जनक। अब इन्होंने ना जंतुओं को, ये मैं आपको वैसे बता चुका हूं, 2 प्रकार से विभेदित किया था। कैसे? ये मैंने आपको सेकेंड ही चैप्टर में बताया था, एनाइमा और ईनाइमा। तो इन्होंने जंतुओं को 2 प्रकार से विभेदित किया। पहले है एनाइमा और दूसरे क्या है? ईनाइमा। अब ये जो आपके, अच्छा ये किस आधार पर था? आरबीसी के आधार पर। तो पॉइंट नंबर 1, ए नाइमा में आरबीसीज नहीं थे, ई नाइमा में आरबीसीज उपस्थित थे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है रक्त का रंग। रक्त का रंग, यहां पर रक्त का रंग लाल नहीं था, लाल नहीं। और ई नाइमा में रक्त का रंग क्या था? लाल था। क्या था? लाल। अब बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण में यहां पर जो उदाहरण था, सबसे पहला वो था स्पॉन्जेस, जो पॉरीफेरा होते हैं, जैसे साइकन हो गया। ठीक है, तो स्पॉन्जेस हो गया। फिर ये हाइड्रा वगैरह हो गए, जिनको हम सीलन ट्रेटा या निडारिया भी कहते हैं। तो स्पॉन्ज, निडारिया
मोलस्का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उदाहरण स्पॉन्ज, निडारिया, मॉलस्क। मॉलस्क में कौन कौन आते हैं? अष्टपाद माने ऑक्टोपस, पाइला, यूनियो, ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। फिर इसमें आते हैं आर्थ्रोपोडा, और फिर इसमें आते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या आते हैं? इकाइनोडर्मेटा। अब ये जो इनाइमा है ये फिर दो समूहों में बांट दिए गए थे। उदाहरण उसी हिसाब से लिखाऊंगा। इनाइमा को मैंने पहले ऐसे किया और फिर इनको दो समूह में बांटा गया था। वो समूह क्या क्या थे? वो समूह थे अंडायुज, मतलब ओवीपेरस। ये वो इनाइमा के ग्रुप हैं जो अंडे देते हैं, और दूसरे थे जरायुज जो बच्चे पैदा करते हैं। विविपेरस। तो ये अंडायुज अंडे देते हैं, और जो जरायुज हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं प्रसव के द्वारा, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक बात है। तो जो अंडे देते हैं उसमें कौन है? मछलियां, उनको पिसीज कहते हैं। मछलियां हैं, सरीसृप हैं, उभयचर हैं, और क्या है? जल्दी बोलिए, और क्या है? पक्षी। तो मैं लिख रहा हूं उदाहरण। मछलियां, फिर उभयचर जिनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, फिर हैं सरीसृप, और आखिरी में कौन से हैं? पक्षी, एवीज। जबकि जरायुज कौन होते हैं? जरायुज होते हैं स्तनी, माने मैमल्स। मैमल्स में मनुष्य भी आते हैं, मैमल्स में ब्लू व्हेल, नीली व्हेल भी आती है ना। तो ये सारे उदाहरण हैं जरायुज के। अब कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपको इस चैप्टर में परेशान कर सकते हैं। तो आपकी परेशानी हल करने के लिए मैं बनाता हूं एक मछली। हमने एक मछली बना दी है। अब इस मछली को अगर हम ऐसे काटेंगे, अगर हम इस मछली को ऐसे काटेंगे, जैसे आपने भिंडी को ऐसे काट दिया, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, माने ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस। लेकिन अगर हमने मछली को ऐसे काट दिया तो इसे कहते हैं पार्श्वीय काट। पार्श्वीय काट माने लेटरल सेक्शन। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं एलएस के द्वारा। कैसे लिखते हैं बेटा? एलएस के द्वारा। और कोई बच्चे आए कि नहीं आए? नहीं आए। इसको लिखते हैं एलएस के द्वारा। तो ये तो काट की बात हो गई। अब बात करते हैं जैसे ऊपर का और नीचे का।
ठीक है। तो हाँ, इसके लिए हम लेते हैं हरा रंग। ये जो साइड है, जो ऊपर की, जहां पर आंखें हैं, जहां पर सिर है, इसको हम क्या कहते हैं? अपाक्ष या डोर्सल या पृष्ठीय। और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं अभ्यक्ष या आधारीय या फिर वेंट्रल। ये याद कर लेना शब्द, नहीं तो ये आगे जाकर बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। अब जो दो साइड्स और होती हैं, एक होती है उत्तरकालीन और एक होती है, जल्दी बोलिए, अंतरकालीन, ठीक है। तो उत्तरकालीन जो होती है उसको कहते हैं मतलब एक होती है आगे की, एक होती है पीछे की। तो जो आगे की होती है उसको कहते हैं अग्रवर्ती। अग्रवर्ती माने एंटीरियर साइड, आगे की, और ये पीछे की है पश्चवर्ती, या फिर इसको उत्तरकालीन भी कहते हैं, माने पोस्टीरियर साइड। तो ये शब्दावली बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है संगठन के स्तर। जब हम पढ़ते थे ना बेटा 11वीं में, तो हम 5 संगठन के स्तर पढ़ते थे प्राणी जगत में, लेकिन अब कितने हैं? 4। क्योंकि जो जीव द्रव्यक स्तर था वो था प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ तो प्रोटिस्टा का पार्ट हो गया। तो अब सबसे पहला जो स्तर है वो क्या है भाई? आपका जीव द्रव्यक स्तर तो निकल गया। अब हमारा सबसे पहला स्तर है कोशिकीय स्तर, माने सेल्यूलर लेवल। इसमें जो जीव है वो कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है, मतलब ऊतक नहीं बनते हैं इसमें, जैसे स्पॉन्जेस जो होते हैं। और स्पॉन्ज का जो संघ होता है वो क्या होता है? पोरीफेरा। क्या होता है बेटा? पोरीफेरा। तो इसमें जीव अनेक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, अनेक कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है, और इन कोशिकाओं में काम बटा रहता है, ठीक है। वह इनमें श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन से आपका क्या मतलब है? हमारा मतलब है काम बटा होना। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं? हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटा हुआ है, कि कुछ कोशिकाएं जो है वो जल का अवशोषण करेंगी, कुछ भोजन को ग्रहण करेंगी, है ना। तो इस तरीके से इनमें श्रम का विभाजन होता है। और इस कोशिकीय स्तर का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पोरीफेरा।
और पॉरीफेरा संघ में कौन आते हैं? पॉरीफेरा संघ में आते हैं स्पंज, या एक बार को मैं स्पॉन्ज लिख रहा हूं, लेकिन हिंदी में हम इसको स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज। फिर आता है ऊतक स्तर, जहां पर ऊतक बनने तो शुरू हो जाते हैं लेकिन अंग नहीं बनते हैं। तो नंबर 2 पर है ऊतक स्तर, माने टिश्यू लेवल। मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत आसान से फिर हम टफ की तरफ जाएंगे, तो आप पढ़ते रहिएगा। 1 मिनट, आपका एक स्टूडेंट और आया है, लेट हो गया है, जयलाल यादव। मैंने कल बोला था बच्चे 10 बजे आना है, 10:26 हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऊतक स्तर माने जिसमें कोशिकाएं जुड़ जुड़कर ऊतक बना लेती हैं, लेकिन इसमें अंगों का निर्माण नहीं होता। तो इसमें सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण इसके 2 हैं, एक तो है निडारिया, यहां लिख देते हैं, उदाहरण निडारिया। और बेटा निडारिया का दूसरा नाम जो है वो क्या है? सीलंट्रेटा। और इसका दूसरा उदाहरण है टीनोफोरा, जिसमें कॉम्ब जेलीज आती हैं, टीनोफोरा। तीसरा स्तर जो है, अब एक स्तर हो गया कोशिकीय, दूसरा हो गया ऊतक स्तर, तीसरा है अंग स्तर। अंग बनने शुरू हो जाते हैं, माने अंग स्तर। यहां पर अंग बनने तो शुरू हो गए हैं लेकिन अंग तंत्र नहीं बना है, तो इसको कहते हैं ऑर्गन लेवल। और इसमें एक ही उदाहरण आता है चपटे क्रमी। और चपटे क्रमी किस में आते हैं? चपटे क्रमी आते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस में। प्लेटीहेलमिन्थिस माने चपटे क्रमी। उदाहरण में बताऊंगा, जैसे फेसियोला हिपैटिका, जिसको आप लिवर फ्लूक कहते हो। 1 मिनट बच्चों, कमेंट्स आ रहे हैं। जयलाल गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो से काम नहीं चलेगा बेटा, टाइम से क्लासेस में आप आया करें, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी जो स्तर है वो क्या है? अंग तंत्र स्तर। अंग तंत्र माने ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, तो इसका मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये किस में मिलेगा आपका? ये अब इनको छोड़ के जितने भी हैं उन सब में मिलेगा। तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। ये शुरू हो जाता है गोल क्रमी से, माने एस्केलमिन्थिस, जिसमें आपकी एस्कैरिस आती है। फिर केचुआ, वो किस में आता है? एनिलीडा। एनिलीडा के बाद क्या है? मोलस्का। मोलस्का के बाद क्या है? आर्थ्रोपोडा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आता है? इकाइनोडर्मेटा, जिसमें तारामीन होती है, इकाइनोडर्मेटा। और फिर कॉर्डेटा। इन सब में अंग तंत्र बन जाते हैं, बने बनाए होते बन चुके होते हैं। और ये सारे जो चीजें हैं ये मिलकर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र माने डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पाचन तंत्र में क्या होता है? पाचन तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता, इसको मैं लिखूंगा अपूर्ण पाचन तंत्र, माने
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और बेटा जो दूसरा होता है जिसमें पाचन तंत्र, आहार नाल, मुख, गुदा सारी चीजें भली भांति विकसित होती है, इसको कहते हैं पूर्ण पाचन तंत्र, माने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा एक एक नोट्स, एक एक चीज बहुत इजी तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ये सारे शब्द, जो शब्दावली है, ये आपको इस क्लास में मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल की क्लास से जब हम पॉरीफेरा शुरू करेंगे तो पॉरीफेरा में ये सारे शब्द आएंगे, तो फिर आपको तब कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है? इसमें एक ही बाह्य द्वार होता है, एक ही बाह्य द्वार द्वारा भोजन का अधिग्रहण व अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। मतलब एक ही छिद्र होता है, उसी से खाना खाते हैं और उसी से मल को त्याग देते हैं। ये किस में होता है? अब आपको पता है जो अंग बने थे वो सबसे पहले किस में बने थे? चपटे कृमियों में। तो इसका उदाहरण हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस माने चपटे कृमि। जबकि पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है? इसमें दो अलग अलग छिद्र होते हैं, दो भिन्न छिद्र होते हैं। नंबर ए, भोजन के अधिग्रहण के लिए मुख, खाने के लिए मुख होता है, माने माउथ। और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए क्या होता है? गुदा। अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु गुदा, गुदा माने एनस। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके उदाहरण क्या होंगे? प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद के जितने भी हैं, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये सारे उदाहरण होंगे पूर्ण पाचन तंत्र के। अब जिनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है उसमें दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। इनमें दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त के तंत्र, जिसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। विकास सैनी पूछ रहे हैं सर हेमिकॉर्डेटा तो आता है? आता है बेटा हेमिकॉर्डेटा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि एकाइनोडर्मेटा ये नॉन कॉर्डेट्स तक है, फिर कॉर्डेटा शुरू होता है, इनके बीच में हेमिकॉर्डेटा है। आप चाहें तो लिख दीजिए विकास, ठीक है बेटा, हेमिकॉर्डेटा आप लिख सकते हैं। ठीक,
तो इसमें दो प्रकार के संचरण तंत्र होते हैं। एक होता है खुला माने ओपन परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बंद माने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम माने परिसंचरण तंत्र। अब जाहिर सी बात है कि जो खुला परिसंचरण तंत्र है, खुले का मतलब जो आपका हृदय है, मतलब जो इन जीवों का हृदय है, वो किसी बंद नलियों में रक्त को नहीं परिवाहित करता, वो उसके शरीर में खुले ही रक्त को फेंक देता है। तो इसमें रक्त का बहाव हृदय से सीधा बाहर भेजा जाता है। रक्त का बहाव हृदय से सीधा बाहर अवकाशों में, अवकाश जैसे जिन्हें हम कहते हैं लैक्यूना या स्पेसेस में भेजा जाता है, मतलब सीधे पंप कर देते हैं, में भेजा जाता है। इसके लिए धमनियों की और शिराओं की आवश्यकता नहीं होती, और इसी में जो जितनी भी कोशिकाएं और ऊतक हैं वो डूबे रहते हैं। इनमें कोशिकाएं व ऊतक डूबे रहते हैं। ठीक, इसके क्या उदाहरण होंगे आप बताइए। जयलाल, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना बेटा? जयलाल, क्वेश्चंस पूछिए। तो इसमें कोशिकाएं व ऊतक डूबे रहते हैं, इसके क्या उदाहरण होंगे? इसके उदाहरण होंगे आर्थ्रोपॉड, ये जो कीट होते हैं ना, जैसे एनोफिलीस, और मोलस्क। उदाहरण आर्थ्रोपॉड्स व मोलस्क। अब बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त का जो संचार होता है वो अलग अलग व्यास की वाहिकाओं द्वारा होता है। तो रक्त का बहाव हृदय से भिन्न व्यास की वाहिकाओं द्वारा होता है। और वो वाहिकाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वेन्स हो सकती हैं, आर्टरी, आर्टरी माने धमनी, धमनी, फिर वेन माने शिरा, और केशिकाएं होती हैं कैपिलरीज, पतली पतली केशिकाएं आदि। आप देखते हो ना, जैसे मैंने अपना हाथ अभी ऐसे कर रखा है, तो उसमें ऐसे ऐसे नीले रंग की ये क्या है? शिराएं दिखाई दे रही हैं। आंखों में देखते हैं तो लाल लाल रंग की धमनियां दिखाई देती हैं, धमनियां दिखाई देती हैं। तो इसके उदाहरण कहाँ से शुरू होता है? एनेलिडा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं उदाहरण एनेलिडा से कॉर्डेट, कॉर्डेटा तक।
इसका मतलब धमनियां वगैरह सब एनेलिडा से बननी शुरू हो जाती हैं। अब हमने इतना पढ़ा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ रक्त के बारे में। रक्त या जिसको आप रुधिर कहते हैं, माने ब्लड। यहाँ पर हम रक्त के रंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रंग की। तो जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनका जो रक्त होता है वो कैसा होता है? रंगहीन, माने कलरलेस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कीट। अब आप बोलोगे कि हम कीड़ों को मारते हैं, जैसे मच्छर है एनोफिलीस हमें काट के उड़ता है, तो हम क्या करते हैं? ये जैसे उड़ रहा है, हमने ताली बजाई, लाल रंग आता है, तो वो लाल रंग इनके रक्त का नहीं होता, ये हमारा खून चूस के गए हैं, वो लाल रंग होता है। ठीक है, तो फिर नंबर दूसरा है नीला। नीला क्यों होता है? इसका कारण है हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण कुछ जीवों में नीले रंग का खून पाया जाता है, जैसे प्रॉन्स, जिन्हें आप क्या कहते हैं? झींगा। क्या कहते हैं? झींगा। उदाहरण लिख देता हूं, झींगा। झींगा माने प्रॉन, और एक होता है एप्पल स्नेल, एप्पल घोंगा, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। उसे हम कहते हैं पाइला। तीसरा होता है लाल। और ये लाल किसके कारण होता है? लाल होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण खून कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका उदाहरण तो आपको पता है, हमारा जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, तो इन सब में है ना। तो इसमें अच्छा, केचुए का भी रंग लाल होता है। तो केचुए और सभी कशेरुकों में, तो केचुआ व सभी कशेरुक माने वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटा लिख दिया है मैंने, आप कशेरुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रक्त अनुपस्थित किस में होता है? अनुपस्थित होता है शुरू के सभी में, मतलब वो जो थे ना पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस में नहीं होता, निडारिया में नहीं होता। तो ये कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूं, रक्त नंबर 4 पॉइंट मैंने यहां पर डाल दिया है, अनुपस्थित। अनुपस्थित किस किस में होता है? उदाहरण पॉरीफेरा। पॉरीफेरा माने स्पॉन्ज। दूसरा निडारिया। निडारिया में सब क्या आते हैं? जल्दी बोलिए, निडारिया में क्या आते हैं? निडारिया में आते हैं सीलेंट्रेट, जैसे हाइड्रा हो गया आपका। ठीक है, फिर टीनोफोरा। टीनोफोरा जिनमें कॉम जेलीज आती हैं। ठीक है, टीनोफोरा। फिर प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस के आगे मैंने डॉट लगा दिया है। और क्या? एस्केलमिन्थिस। यहां भी डॉट लगा दिया है। तो ये आपके रक्त के समस्त रंग हो गए हैं। बताइए, दिलकुश ने लिखा है केशिकाएं। नहीं, दिलकुश, कोशिकाएं मतलब सेल्स और केशिकाएं मतलब कैपिलरीज, ये फर्क होता है। जयलाल, आपको कुछ समझ में आ रहा है? जयलाल, चलिए, तो अब ये हो गया आपका पाचन तंत्र। अब आगे बढ़ते हैं
काया की रूपरेखा, काया की रूपरेखा माने बॉडी प्लान। वैसे ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा वो बताऊंगा। जो ये काया की रूपरेखा होती है, ये हमें कितनी प्रकार की पढ़नी है? ये होती है 3 प्रकार की। पहले होता है कोशिका समूहन प्लान, ठीक है। तो नंबर 1, कोशिका समूहन प्लान माने सेल एग्रीगेट प्लान। इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें कोशिकीय स्तर होता है, ठीक है। तो यहां पर बस मैं लिख रहा हूं कोशिकीय स्तर युक्त। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं, जिसमें कोशिकाएं होती हैं, ऊतक नहीं बनते हैं। और इसका बस एक उदाहरण है यहां पर, जिसको हम कहते हैं पॉरीफेरा, जिसमें स्पंज आते हैं, स्पॉन्जेस। बस ये है आपका कोशिका समूहन प्लान। प्लान माने रूपरेखा। फिर है अंधकोश प्लान, नंबर 2, अंधकोश प्लान माने ब्लाइंड सैक प्लान। ये मैंने पीछे नाम नहीं बताया था, लेकिन अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। ब्लाइंड सैक प्लान में क्या होता है, एक ही छिद्र होता है जिससे भोजन ग्रहण करते हैं और अपशिष्टों को बाहर फेंकते हैं। तो इसमें काया में एक ही बाह्य छिद्र उपस्थित वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आप खुद से लिख लेना। इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। तो उदाहरण, सीलेंट्रेटा को हम क्या कहते हैं? निडारिया। और प्लेटी हेलमिन्थीस, चपटे क्रमी। और तीसरा होता है नलिका के भीतर नलिका प्लान, नंबर 3, नलिका के भीतर नलिका प्लान माने ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, ठीक है। जयलाल बस हाँ और जी सर से काम नहीं करेगा। विकास सैनी लिख रहे हैं सर ब्लू ब्लड कॉपर आयंस के कारण होता है। बिल्कुल बेटा, जहां पर भी साइनिन लग जाता है ना, साइनिन CYANIN, वो कॉपर के कारण होता है। वेरी गुड विकास सैनी, ठीक है। तो अब मैं आपका बता रहा हूं कि नलिका के भीतर नलिका प्लान माने ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। इसमें क्या होता है, काया में 2 अलग अलग छिद्र होते हैं। एक से भोजन ग्रहण करते हैं, एक से भोजन निष्कासित करते हैं। तो काया में मुख व गुदा अलग अलग होते हैं। और ये जो नलिका के भीतर नलिका प्लान है, ये 2 प्रकार का होता है।
एक होता है प्रोटोस्टोमिक, एक होता है ड्यूट्रोस्टोमिक। ये मैं बहुत इसमें मैं स्टार लगाऊंगा और फिर ये आपको पता होना चाहिए। इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, प्रोटोस्टोमिक प्लान और दूसरा है ड्यूटेरो। इंग्लिश में ड्यूट्रो बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक प्लान। इसमें बताऊं क्या होता है? इसमें बस आपको ये याद रखना है कि पहले मुख बनता है या पहले गुदा बनती है, बस इतना ही फर्क है। पहले मुख बनेगा या पहले गुदा बनेगी। तो प्रो मतलब पहले, तो प्रोटोस्टोमिक में भ्रूण में पहले मुख बनता है। भ्रूण में पहले मुख व बाद में गुदा की उत्पत्ति। प्रो माने पहले, पहले हम खाना खाएंगे तो पहले मुख बनेगा। जबकि ड्यूट्रोस्टोमिक में क्या होगा? भ्रूण में पहले गुदा व बाद में मुख बनता है। बस भ्रूणीय परिवर्धन से इनका अंतर है। बाकी इस ऐसे में जो गुहा है, हम आगे गुहा भी पढ़ेंगे, फिलहाल मैं नाम लिख दे रहा हूं। इस प्रोटोस्टोमिक प्लान में जो गुहा बनती है उसको शाइजोसीलोम कहते हैं। गुहा का क्या नाम है? शाइजोसीलोम। जबकि ड्यूट्रोस्टोमिक में जो गुहा बनती है उसका नाम होता है एंटेरोसीलोम। एंटेरोसीलोम। ये याद रखना। अब बात करेंगे हम उदाहरण की। तो प्रोटोस्टोमिक प्लान के उदाहरण हैं राउंड वर्म, जिन्हें हम कहते हैं गोलकृमि। और गोलकृमि किस में आते हैं? एस्केलमेंथिस में। तो गोलकृमि, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। उदाहरण बेटा, मैं एस्केलमेंथिस को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, मोलस्का, मोलस्का में ऑक्टोपस आता है, पाइला आता है, और आर्थ्रोपोडा जबकि जो आपके ड्यूट्रोस्टोमिक है इसमें क्या क्या आएगा? तारामीन वाला एकाइनोडर्मेटा। जयलाल यादव लिख रहे हैं सर हमारे इंटरनेट की दिक्कत है। बेटा तो इंटरनेट सही लगवाइए, ठीक है। तो इसमें दिलखुश या विकास में से कहा था ना, हेमिकॉर्डेटा मैं इंक्लूड कर लेता हूं। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का उदाहरण बोलो, बेलेनोग्लॉसस और कॉर्डेटा। तो ये है काया की रूपरेखा, ठीक है, काया की रूपरेखा। एक मिनट, वैभव आपको बोला था बच्चे 10 बजे से ज्वाइन करने के लिए, आप किस टाइम पर आए हैं खुद देख लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे बात करते हैं सममिति की।
सममिति मैं पहले आपको बता देता हूं। जैसे मैं हूं, आप मेरा शरीर एक सीधी अक्ष से काटेंगे, एक सीधी अक्ष पे काटेंगे तो आमने सामने मिरर इमेज मिलेगी, मतलब मुझे बराबर दो टुकड़े में काट सकते हैं। तो सममिति के हिसाब से प्राणी तीन प्रकार के हो सकते हैं, या सममिति तीन प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले होती है असम्मिति। असम्मिति, असम्मिति का मतलब है ए सिमेट्रिकल। इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं, बोलूंगा। असम्मिति का मतलब है कि यदि कोई काया किसी भी केंद्रीय अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में विभेदित नहीं होती, उसे कहते हैं असम्मिति। इसका उदाहरण मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्पॉन्ज माने पॉरीफेरा। ठीक है, बना के भी दिखा दे रहा हूं, वैसे मैंने डायग्राम लिए हुए हैं। जैसे इस तरह की संरचना है, इसको आप कहीं से भी काटोगे बराबर नहीं कटेगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है अरीय सममिति। क्या है? अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, हाँ भाई वैभव, क्या लेट क्यों आए हो, मुझे बताओ लिखकर। ठीक, अब अरीय सममिति का मतलब है कि अगर किसी भी केंद्रीय अक्ष से, तो पहले मैं आपको डायग्राम बनाकर बता देता हूं, किसी भी केंद्रीय अक्ष से, जैसे मैंने ये बना दिया, इसको यहां से काटोगे तब भी मिरर इमेज बनेगी, यहां से काटोगे तब भी मिरर इमेज बनेगी, यहां से काटोगे तब भी, और यहां से काटोगे तब भी। ऐसी सममिति को अरीय सममिति कहते हैं। आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, जब भी किसी केंद्र से गुजरने वाली किसी भी अक्ष से कोई काया दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए, तब उसे अरीय सममिति कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपके सीलंट्रेटा, जिसको हम कहते हैं निडारिया। फिर इसमें आती है आपकी तारा मछली वाला समूह, जिसको कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और इसमें आता है टीनोफोरा, कॉम जेलीज। तीन आते हैं, इसमें तीन संघ आते हैं अरीय सममिति में। अब तीसरा होता है, उसे हम कहते हैं द्विपार्श्वीय सममिति। द्विपार्श्वीय सममिति। बेटा इकाइनोडर्मेटा में मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में तरुण अवस्थाओं में, बचपन में दिलखुश सैनी, दो में सीलंट्रेटा। हाँ बेटा, मैं वही बता रहा हूं कि ये तो अच्छा हो गया। इकाइनोडर्मेटा में बचपन में अरीय होती है, बड़े होके द्विपार्श्वीय हो जाती है, वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए। वैभव ने कोई उत्तर नहीं दिया क्या? नहीं। चलिए, अब द्विपार्श्वीय सममिति का मतलब है कि दो टुकड़े तो हो जाते हैं जीव के, लेकिन सिर्फ एक ही अक्ष से। जैसे सिर्फ एक केंद्रीय अक्ष से दो बराबर टुकड़े होंगे। अगर इसको ऐसे काटेंगे तो बराबर नहीं होंगे, ऐसे काटेंगे तो नहीं होंगे। एक ही अक्ष जो केंद्र से पार हो रही है, उससे दो बराबर हिस्से हो जाएं, तब उसको द्विपार्श्वीय सममिति या फिर बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। उदाहरण एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा,
ठीक है, मतलब या फिर कह सकते हैं हाँ एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा आदि। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, हम तो कॉर्डेट्स है ना, हम तो कॉर्डेट्स हैं, हमारा भी ऐसे ही होता है, कॉर्डेटा आदि। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक बात है। चलिए अब बढ़ते हैं, मैं आपके लिए डायग्राम्स लाया हूं। ये जो है ये स्पंज है, तो ये क्या है? असममित। ठीक है, ये है क्या है? अरीय सममिति, अरीय रेडियल, बराबर भुजाएं हैं, कहीं से भी काटो दो वो मिलेंगी। और ये क्या है? द्विपार्श्वीय सममिति, बाइलेटरल। मैंने आपको सिंपल उदाहरण देके बता दिए थे, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है तो आपको पता होना चाहिए। अब है जनन भित्तियां। क्या है बेटा? जनन भित्तियां। जनन भित्तियों के अनुसार जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इनके अनुसार प्राणी दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? द्विकोरक और त्रिकोरकी। तो मैं एक तरफ लिखूंगा द्विकोरक संगठन माने डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे त्रिकोरकी संगठन माने ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरकी संगठन माने ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। द्विकोरक का मतलब है कि कोशिकाएं जो हैं वो दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित। जो बाह्य स्तर होता है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। बाह्य स्तर को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। और जो आंतरिक स्तर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म। इनके बीच में परत तो कोई नहीं होती है, लेकिन कई बार एक द्रव्य भरा होता है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोग्लिया। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है निडारिया। और निडारिया का दूसरा नाम है सीलनट्रेटा। ये ऐसे होता है, ये बाह्य स्तर हो गया, ये वाला, और ये सारा आंतरिक स्तर हो गया। कोई बीच में विभेदन नहीं है, जैसे ये है। तो इसमें ये तो है बाह्य त्वचा, ठीक है। क्या है ये? बाह्य त्वचा माने
एक्टोडर्म, और ये वाली है अंतःत्वचा माने एंडोडर्म। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है द्विकोरक, बीच में एक द्रव्य भरा हुआ है जिसको हमने कहा है मीजोग्लिया। क्या कहा है? मीजोग्लिया। लेकिन त्रिकोरक में क्या है? बाह्य त्वचा है, अंतः त्वचा, और इनके बीच में ये कोशिकीय त्वचा दिख रही है बीच में, ये है मध्य स्तर माने मीजोडर्म। बस इतना सा अंतर है। तो यहां पर क्या है? त्रिकोरकी संगठन में 3 स्तर या परतें पाई जाती हैं। 3 स्तर या परतें उपस्थित। तो सबसे पहले बाह्य स्तर, बाह्य स्तर को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। इसके बाद है मध्यम स्तर, और मध्यम स्तर को हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म। क्या कहते हैं? मीजोडर्म। और तीसरी है अंतः स्तर, इसको आप क्या कहते हैं? एंडोडर्म। एंडोडर्म। इसके बीच में कोई मीजोग्लिया नहीं भरा हुआ होता। और इसके उदाहरण क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा। उदाहरण प्लेटीहेल्मिन्थिस माने चपटे कृमियों से लेकर कॉर्डेटा तक। और ये मैं आपके लिए डायग्राम लेकर ही आया हूं। ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। अब है खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे केचुआ है उसके ऊपर आपने अलग अलग खंड देखे हैं, है ना? वहीं चपटे कृमियों पर खंड नहीं होते। तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। 1 मिनट। तो कुछ प्राणियों में क्या होता है? कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों तरफ से श्रेणीबद्ध, लिख लीजिए, श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? खंडी भवन। लिखिए आप। ये मैं इसका मतलब लिख दे रहा हूं, काया का भिन्न खंडों में विभेदित होना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खंडी भवन या खंडन। तो खंडी भवन नहीं, खंडन नहीं, खंडी भवन। खंडी भवन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आभासी खंडी भवन, आभासी खंडी भवन माने स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है पूर्णता सत्य नहीं जो हो, स्यूडो मेटामेरिज्म। फॉल्स। और दूसरा होता है विखंडी खंडी भवन, विखंडी खंडी भवन या वास्तविक खंडी भवन माने मेटामेरिज्म या यूमेटामेरिज्म।
नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा परिभाषा नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आभासी खंडी भवन में जो खंडी भवन होता है वो से केवल बाहर से होता है। तो इसमें काया अंदर से खंडीभवित नहीं होती। आप चाहें तो अपने आप लिख लेना, केवल बाहर से ही होती है, केवल बाहर की सतह पर वो उपस्थित होता है। इसके उदाहरण है फीताकृमि, टेपवर्म, जो एक प्रकार के चपटे कृमि होते हैं। फीताकृमि माने टेप वर्म्स। और वास्तविक या विखंडी खंडी भवन में क्या होता है, काया बाहर और अंदर दोनों ओर से ही खंडीकृत होती है। काया बाहर व अंदर दोनों ही ओर से खंडीकृत होती है। तो इसके उदाहरण क्या हैं, जल्दी बोलिए, इसके उदाहरण क्या होंगे? मैं वेट कर रहा हूं आपका। एनालिडा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, कॉर्डेटा होगा। उदाहरण एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो ये था हमारा खंडी भवन। ठीक है, अब है अगला टॉपिक जो है प्रगुहा माने सीलोम। बेटा, जो हमारी बॉडी की वॉल होती है, जो काया की भित्ति होती है, काया की भित्ति और जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, उसके बीच एक खाली स्थान होता है जिसको प्रगुहा या सीलोम कहते हैं। तो काया की भित्ति व आहार नाल, जिसको गट भी कहते हैं, के मध्य के अवकाश को प्रगुहा या कैविटी या सीलोम कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। जैसे हमारी अंदर की तो गुहा है जिसमें सारे जो अंग हैं वो भरे हुए हैं। अब अगर मध्य भित्ति, जिसको आप मीजोडर्म कहते हैं, है ना, या फिर आप ऐसे कहते हैं कि मीजोडर्म के द्वारा आच्छादित, मीजोडर्म माने मध्य भित्ति, मीजोडर्म के द्वारा आच्छादित, आच्छादित मतलब ढकी हुई, चारों तरफ से कवर करने वाली शरीर गुहा को हम क्या कहते हैं? आच्छादित काया की शरीर गुहा को प्रगुहा कहते हैं। माने सीलोम कहते हैं। अब इसके अनुसार जो जीव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं? एक तो वो होते हैं जिनके अंदर गुहा होती ही नहीं है, तो अगुहिकीय, मैं लिख रहा हूं प्राणी। तीन प्रकार के अगुहिकीय माने
एसीलोमेट्स। जिनके अंदर गुहा अनुपस्थित होती है। तो बस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, गुहा अनुपस्थित। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं जिसमें गुहा नहीं पाई जाती? सीधा सीधा आंसर होगा जिसमें मीजोडर्म नहीं पाई जाती। तो उदाहरण क्या हो गया? प्लेटीहेलमिंथिस हो गया, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं। पॉरीफेरा, निडारिया और टीनोफोरा तो हैं ही उदाहरण। पॉरीफेरा, निडारिया, ठीक है। पॉरीफेरा, निडारिया माने सीलेंट्रेटा, है ना। टीनोफोरा, इसमें तो गुहा होती ही नहीं है। और एक और प्लेटीहेलमिंथिस। बेटा मैं प्लेटीहेलमिंथिस को ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। ठीक, तो ये हो गया अगुहिकीय। फिर होते हैं कूट गुहिक। कूट गुहिक का मतलब नकली गुहा। तो नंबर 2 है कूट गुहिकीय, माने स्यूडो सीलोमेट्स। इसमें क्या होता है? गुहा वास्तव में गुहा जैसी नहीं होती, नकली सी गुहा होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गुहा मीजोडर्म से अनाच्छादित नहीं रहती। मतलब अनाच्छादित नहीं रहती, मतलब सॉरी, आच्छादित नहीं रहती, मतलब ढकी नहीं रहती, बल्कि जो मीजोडर्म है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच बिखरी हुई पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें मीजोडर्म गुहा को ढकती नहीं है, आच्छादित नहीं करती, बल्कि वह तो, इंग्लिश में एक दो वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है, एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य बिखरी हुई थैलियों के रूप में, अभी डायग्राम बताऊंगा, के रूप में पाई जाती है। इसको कूट गुहिकीय कहते हैं। और कूट गुहिकीय के उदाहरण क्या हैं? जल्दी बोलिए। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो वो मीजोडर्म है वो गोल गोल थैलियों के रूप में पाई जाती हैं। इसके उदाहरण हैं गोल कृमि, माने एस्किलमेंथिस, जैसे आपकी एस्कैरिस हो गई। और तीसरी जो है वो वास्तविक गुहिकीय होती है, इनको कहते हैं प्रगुही, प्रगुही प्राणी, माने सीलोमेट्स। इसमें जो आपकी जो गुहा है वो वास्तविक गुहा है, जो किससे आच्छादित रहती है? मीजोडर्म से। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने आप लिख लीजिए। जो शरीर की गुहा है वो चारों तरफ से, चलो लिख देता हूं, शरीर की गुहा चारों तरफ से शरीर की गुहा चारों तरफ से मीजोडर्म से ढकी रहती है। मतलब थैली के रूप में नहीं रहती, और गुहा में ना गुहिकीय द्रव्य भरा रहता है। गुहा में गुहीय
द्रव्य माने सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। अब एस्केलमेंथिस तक ये थे, तो एनालिडा, मोलस्का और आगे के जो सभी कॉर्डेटा तक हैं, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एनालिडा, मोलस्का और डैश डैश करके कॉर्डेटा लिख दे रहा हूं। एनालिडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। ठीक है, तो यहां तक के जो सभी जीव हैं वो कैसे हैं, वो है गुहीय। ठीक बेटा, अब ये डायग्राम देखो, ये है प्रगुही, प्रगुहा। प्रगुहा है माने देखो ये पूरी की पूरी वास्तविक गुहा है ना। तो प्रगुहा माने सीलोम उपस्थित है। तो ये जो ए वाले जीव हैं ये कैसे हैं, प्रगुहीय माने सीलोमेट्स। इसमें देखिए इस तीसरी में कोई गुहा है ही नहीं, बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये होंगे अगुहीय माने एसीलोमेट्स, फ्लैटवर्म्स, है ना। और इसमें है तो सही गुहा, लेकिन इसमें मीजोडर्म थैली के रूप में, पाउच के रूप में है, तो यह है कूट गुहिक माने स्यूडो सीलोमेट्स। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए। दिलखुश सैनी लिख रहे हैं तीसरे का एनालिडा से कॉर्डेटा। हाँ बेटा वही तो लिखा है मैंने। ठीक है, अब है पृष्ठ रज्जु। क्या है, पृष्ठ रज्जु। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, नोटोकॉर्ड। तो ये जो नोटोकॉर्ड होती है रीढ़ की हड्डी में, ये मतलब भ्रूणीय अवस्था में, ये किस रूप में होती है, ये छड़ रूपी होती है। ठीक है, मतलब शलाका रूपी, शलाका या छड़ रूपी। और नोटोकॉर्ड उत्पन्न कहां से होती है, पृष्ठ रज्जु, ये मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। मीजोडर्म माने मध्य त्वचा द्वारा उत्पन्न। इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन कहां से है, मीजोडर्म के द्वारा। ठीक है, और जब ये भ्रूणीय परिवर्धन होता है तो ये पृष्ठीय सतह पर बनती है, डॉर्सल साइड पर। भ्रूणीय परिवर्धन के समय पृष्ठीय सतह माने डॉर्सल साइड पर बनती है। अगर मैं भ्रूण बनाऊं कॉर्डेटा का कुछ इस तरीके से, तो ये कहां बनती है, ये पृष्ठ ऊपर होता है ना डॉर्सल साइड, यहां। ये है आपका पृष्ठ रज्जु, नाम से पता चल रहा है कि पृष्ठीय स्थल पर बनेगी। ठीक है, अगर ये पृष्ठीय रज्जु होता है, यदि पृष्ठ रज्जु उपस्थित या फिर अनुपस्थित, तो यदि ये उपस्थित होता है तो उस जीव को हम क्या कहते हैं, रज्जुकी। जीव कहलाएगा रज्जुकी। रज्जुकी माने कॉर्डेट। और अगर ये अनुपस्थित होती है तो जीव कहलाएगा अरज्जुकी।
माने नॉन कॉर्डेट। ठीक है बेटा, तो अब हमारा परिवर्धन, ये परिवर्धन हम आज नहीं कर पाएंगे और अब हम बढ़ते हैं आगे। निम्न चलते चलते हमारे ये परंपरा है कि हम एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन कूट गुहिक होता है? कूट गुहिक का मतलब होता है सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट जो एनेलिडा है, एनेलिडा क्या है? प्रगुही। सीलोमेट तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है प्रगुही, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मॉलस्का भी कैसा होगा? प्रगुही। आर्थ्रोपोडा भी कैसा होगा? प्रगुही। तो एस्केलमेंथिस जिनको हम कहते हैं गोल कृमि, ये कैसे होते हैं? कूट गुहिक, सूडोसीलोमेट्स। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है आज आपने ये सब पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। हमने प्राणी जगत का परिचय पढ़ा, सम्मिति पढ़ी, द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन पढ़ा, पृष्ठ रज्जु पढ़ा। ये सामान्य लक्षणों पर आधारित जंतु जगत का विशिष्ट वर्णन जो है ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, कल मिलते हैं। कल वो एक छोटा सा चार्ट बनाना है हमें, वो चार्ट हम बना लेंगे और उसके बाद हम करेंगे पहला वाला फाइलम शुरू, पहला वाला संघ जो है आपका पॉरीफेरा, जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं। तो मुझे लगता है जयलाल यादव, कौन से प्राणी में गुहा नहीं पाई जाती है? मैंने आपको अभी बताया था, अगुही जीव, चपटे कृमि, प्लेटीहेल्मिन्थेस, पॉरीफेरा जिसको स्पॉन्जेस कहते हैं, निडारिया और टीनोफोरा। ठीक है बेटा, मैंने वो अभी आपको चार्ट बनाया था, ये कॉपी में आप लोगों के बना होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।